हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम की क्लासेस। आज की क्लास में हमें पीरियोडिक टेबल हमें देखने मिलती है। आपने सुना ही होगा पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमें कैसे मिली, इसकी जो पूरी हिस्ट्री है, कितने साइंटिस्टों ने ये जो एलिमेंट अरेंज किए गए हैं, कैसे स्टार्ट हुए थे, किसके दिमाग में ये ख्याल आया था कि एलिमेंट किस तरह से अरेंज करे जाएँ या कैसे करे जाएँ। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो देखिए, जो एलिमेंट्स आपको पीरियोडिक टेबल में देखने मिलते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें उनके सन भी लिखे होते हैं या ईयर भी लिखा होता है कि ये कब डिस्कवर हुए एलिमेंट। तो जो सबसे पहले जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो आर्सेनिक और एंटीमोनी है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो वो सन 1600 में ये दोनों डिस्कवर किए गए थे। फिर जो केमिकली एलिमेंट जो था, यानी केमिकली डिस्कवर किया गया था पहले एलिमेंट, वो फॉस्फोरस था सन 1669 में। मतलब कि जो एलिमेंट थे वो इतने पहले से डिस्कवर होना स्टार्ट हो गए थे। ऐसे ऐसे एलिमेंट और ज़्यादा डिस्कवर होते गए। तो अब जब एलिमेंट थोड़े ज़्यादा हो गए तब इनको अरेंज करना था, क्योंकि अगर एलिमेंट इसी तरह से अगर डिस्कवर होते जाएंगे और इनको पता रहेगा तो इनको याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए इनको क्लासीफाई कर दिया जाता है ग्रुप्स में। तो जो ग्रुप्स में क्लासीफाई करने का या उनको अरेंज करने का जो सबसे पहली बार ये जो ख्याल मन में आया था, वो आया था एक साइंटिस्ट को जिनका नाम था जॉन डॉबराइनर। जॉन डॉबराइनर ये एक जर्मन केमिस्ट थे। मतलब जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट अपन कह सकते हो, उन्हें केमिस्ट कहते हैं। तो जॉन डॉबराइनर एक जर्मन केमिस्ट थे। तो उन्होंने 1829 में उनके जो ट्राइड्स थे, ट्राइड्स में अब आपको बताता हूँ क्या होते हैं। तो उन्होंने अपने ट्राइड्स दिए थे। तो उस टाइम 13 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे। तो उनको अरेंज करने का उन्होंने बताया था, कुछ एलिमेंट को अरेंज करने का। तो चलिए अब देखते हैं कि डॉबराइनर के ट्राइड क्या थे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम ये समझें डॉबराइनर के ट्रेड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, इन द ईयर 1829 अ जर्मन केमिस्ट डॉबराइनर ऑब्जर्व्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दैट ही कुड पुट देम टुगेदर इन ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच। मतलब सन 1829 में या ईयर 1829 में एक जर्मन के केमिस्ट थे, यानी केमिस्ट्री के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डॉबराइनर। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम लग रही हैं एक दूसरे के। तो उन्होंने ऐसे एलिमेंटों को ग्रुप में डिवाइड कर दिया और हर एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स डाले थे। हर एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे थे। दीज ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स वर कॉल्ड ट्राइड्स। और इन्हीं ग्रुप्स को, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं हर एक ग्रुप में, उसी ग्रुप को अपन ट्राइड कहते हैं। जैसे ट्राइड, उन्होंने 3 ट्राइड दिए थे। तो ट्राइड जो पहला था उनका था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का ट्राइड। अब ये कैसे बना, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब देखिए, उन्होंने अपना जो पहला ट्राइड दिया था उसमें उन्होंने 3 ग्रुप लिए, मतलब एक ग्रुप में 3 एलिमेंट लिए थे। वो थे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम मतलब ये Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। तो अब इनको कैसे बनाया था उन्होंने, सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से। देखिए, जैसे ये पहला एलिमेंट है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें 3rd नंबर पर आता है, पर उन्होंने जो एलिमेंट जमाए थे वो उनके एटॉमिक नंबर से नहीं जमाए थे। उनको नहीं किया था एटॉमिक नंबर से अरेंज, उनको एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। तो एटॉमिक मास लिथियम का है 7। फिर देखिए, इसे छोड़ दें, अगर पोटेशियम की बात करें तो इसका जो मास है वो 39। अब बीच वाले का जो हमें मास निकालना है वो कैसे निकलेगा। देखिए, जैसे यहाँ से हमने 7 ले लिया, यहाँ से हमने 39 ले लिया। अब हमें इन दोनों का कर देना है इधर पर एवरेज। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज करेंगे तो कैसे करते हैं अपन एवरेज, इधर सम कर लेंगे इनका, और यहाँ पर 2 हैं डिजिट, तो इसलिए हम यहाँ पर इनका 2 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से एवरेज किया जाता है। तो 39 + 7/2। तो हम इसे ऐड करेंगे, 39 + 7 46/2। अब हम इसे कट करेंगे 23, यानी कि अब ये जो 23 निकल कर आया, ये जो है ये है सोडियम का मास। तो इस तरह से उन्होंने एक ग्रुप में 3 एलिमेंटों को अरेंज किया था, जिसमें जो पहला एलिमेंट था और जो लास्ट एलिमेंट था, यानी फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, या फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट, उनका जो मास है, एटॉमिक मास है, उसका एवरेज अगर कर दिया जाए तो जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास निकल आता है। इस तरह से उन्होंने ट्राइड बनाए थे, देख सकते हैं। तो चलिए बाकी के 2 और ट्राइड देख लेते हैं। तो देखिए, सेकेंड ट्राइड था जिसमें उन्होंने एलिमेंट लिए थे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो अब इसका हमें ट्राइड बनाना है। तो कैल्शियम का जो मास होता है वो होता है 40, और बेरियम का जो मास होता है वो होता है 137। अब हम इन दोनों का एवरेज कर लेंगे। तो हम एवरेज करेंगे 40 + 137
बाई 2, हम इसे ऐड करेंगे तो 177/2, फिर इसे हम कट करेंगे तो 88.5 समथिंग। तो अब ये 88.5 आ गया, तो ये लगभग 88 के बराबर, यानी कि स्ट्रोंशियम का जो मास होता है एटॉमिक वो 88 होता है। तो मतलब कि इसका जो एवरेज आएगा वो रफली इसके एटॉमिक मास के बराबर होगा मिडिल एलिमेंट के। रफली मतलब कि आगे पीछे थोड़ा सा देख लें, एक या दूसरी यूनिट छोड़ के, तो उसका मास निकल आता है। तो इस तरह से ये इनके जो ट्राइड थे वो इस तरह के उन्होंने बताए थे। देखिए थर्ड ट्राइड था, तो इसमें उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिया था। अब हम इसका ट्राइड बनाएंगे। देखिए क्लोरीन का जो मास होता है एटॉमिक वो 35.5, फिर आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127। अब हम इन दोनों का एवरेज कर लेंगे, तो यहाँ पर हम एवरेज करेंगे 35.5 प्लस 127/2, तो हम इसे ऐड करेंगे 162.5/2 से कट करते हैं तो 81.25 समथिंग। तो अब अगर हम इसे देखें तो ये रफली ब्रोमीन का जो मास होता है वो 80, एटॉमिक मास ब्रोमीन का 80 होता है, तो उसके आसपास ही इसका मास होगा। तो इस तरह से उन्होंने ट्राइड बताए थे। तो ये जो एलिमेंट उन्होंने अरेंज किए थे इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के हिसाब से देख सकते हैं आप। अब देखिए इनका ये जो ट्राइड थे ये फेल हो गए थे ट्राइड, क्योंकि ये 13 एलिमेंट उस टाइम खोजे गए थे, तो ये कुछ लिमिटेड एलिमेंट के लिए ही थे। इसके बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट खोजे गए तो उनकी ये ट्राइड फेल हो गए। तो चलिए अब इनकी लिमिटेशंस होती हैं कुछ, उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए जब भी कोई अपना कोई लॉ देता है या कुछ और इस तरह का लॉ या ट्राइड देते हैं तो उसमें लिमिटेशन ढूंढी जाती है। लिमिटेशन मतलब कि कमी। तो उनकी कुछ कमियां भी थी डॉबराइनर के ट्राइड की, क्योंकि उनके ट्राइड के हिसाब से उन्होंने जो एलिमेंट उसमें अरेंज किए थे उनके ग्रुप में, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, जिससे वो ट्राइड बना लेते हैं उनके हिसाब से। तो जो फ्लोरान, क्लोरान और ब्रोमीन होता है इनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपस में सिमिलर होती हैं, यानी ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो उनके ट्राइड के हिसाब से अगर इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है तो उनको भी ट्राइड बनना चाहिए था। मतलब कि अगर फ्लोराइन का और ब्रोमाइन का एटॉमिक मास का एवरेज कर दिया जाए तो क्लोराइन का मास निकलना चाहिए था। तो चलिए अब इसको अपन टेस्ट कर देखते हैं। जैसे फ्लोराइन का मास होता है 19, ब्रोमीन का मास होता है 80। अब हम इन दोनों का एवरेज कर दें तो इसका एवरेज 19 प्लस 80/2, 80 प्लस 19 99/2। हम इसे कट करेंगे तो 49.5। देखिए 49.5। अब हम इसे अगर इसका मास यहाँ पर देखा जाए तो क्लोराइन का जो असली मास होता है वो 35.5 होता है, लेकिन यहाँ पर निकल कर आया 49.5। तो उन्होंने भले ही कहा था कि रफली उसके मास से होगा, लेकिन रफली कितना ज़्यादा, 1 या 2 अगर अपन डिजिट इधर से उधर कर दें तो हो सकता है, या 2 डिजिट इससे ज़्यादा होता या 2 डिजिट इससे कम होता। पर यहाँ पर तो सीधा लगभग +10 या -10 का यहाँ पर सीधा फासला है, यहाँ पर 10 का गैप है, तो इतना ज़्यादा तो रफली कह नहीं सकते अपन। तो ये जो फ्लोराइन, क्लोराइन और ब्रोमाइन इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी वजह से इनके जो ट्राइड थे वो फेल हो गए थे। मतलब कि इनकी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं, पर ये ट्राइड नहीं बना रहे थे, इसलिए इनके जो ट्राइड थे वो फेल हो गए थे। देख सकते हैं आप। अब इनके ट्राइड फेल हो गए थे। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका बताया वो एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। तो उन्होंने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। अब ये लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है चलिए जानते हैं। अब देखिए ये ईयर 1864 की बात है। एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के जिनका नाम था जॉन न्यूलैंड। तो उन्होंने मतलब अब इंग्लैंड के जो उस टाइम पे जो किंग थे, जो राजा महाराजा के टाइम पर, तो उनके वो थोड़े से ख़ास थे। मतलब कि राजा महाराजा के थोड़े क्लोज थे वो किंग जो थे इंग्लैंड के उस टाइम। तो जो न्यूलैंड थे वो किंग के थोड़े क्लोज थे। तो शाही में किंग आते हैं तो शाही से रिलेट थे वो थोड़े। तो उनको गाना सुनने का बहुत शौक़ था, म्यूज़िक सुनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था न्यूलैंड को। तो अगर आपने सुना हो तो एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम कैशियो होता है। कैशियो आप देखते हो पियानो जैसा होता है, उसमें कुछ कीज़ होती हैं ब्लैक एंड वाइट कलर की, कैशियो नाम से जाना जाता है। तो उसके जो म्यूज़िकल नोट्स होते हैं उसे हम ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। तो वो गाना बजाते थे, तो उनको ऐसे ही बजाते बजाते एक बार उनको ख्याल आया। तो उस टाइम जो एलिमेंट थे 56 एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं कितनी स्पीड थी एलिमेंट के डिस्कवर होने की, यानी उस टाइम जो केमिस्ट्री थी बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थी, एलिमेंट डिस्कवर होते जा रहे थे। मतलब पर ईयर 2 या 3 एलिमेंट तो डिस्कवर हो ही रहे थे। तो 1864 में 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे।
अब जो जॉन न्यूलैंड थे वो गाना सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, बहुत ज़्यादा उनको इंटरेस्ट था म्यूज़िक सुनने में, तो वो कैशियो बजाया करते थे या कैशियो किसी से सुना करते थे, तो उसके जो म्यूज़िकल नोट्स होते थे उन्हें ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है, तो उनको ऐसे ही ख्याल आया कि जैसे जो म्यूज़िक नोट्स होते हैं आपने सुने होंगे, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और फिर से सा आ जाता है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसके बाद फिर से सा आ जाएगा तो फिर से 8th हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से एलिमेंट भी होते हैं कि जो पहला एलिमेंट होगा 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फिर से वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेगा जैसी पहली एलिमेंट ने शो करी थी। इसके बाद फिर से 7 एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा वो फिर से वैसी ही प्रॉपर्टी शो करेगा जैसी पहली एलिमेंट ने प्रॉपर्टी शो करी थी। तो उस टाइम जो है हाइड्रोजन तो डिस्कवर हो ही चुका था पहले से, पर जो हाइड्रोजन था वो न्यूलैंड उसको एलिमेंट मानते ही नहीं थे, वो कहते थे हाइड्रोजन कोई एलिमेंट नहीं है। और जो नोबल गैसेस हैं जैसे हीलियम, आर्गन, ये सारी उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, ये सारे 90s के बाद ये सारी डिस्कवर हुई, यानी सन 1900 के बाद ही नोबल गैसेस ये डिस्कवर हुई थी। तो उस टाइम नोबल गैसेस तो थी नहीं, तो इसलिए वो और हाइड्रोजन का एलिमेंट मानते नहीं थे। तो उन्होंने जो अरेंज किए थे एलिमेंट, स्टार्ट किए थे उन्होंने लिथियम से, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोराइन। अब इसके बाद नियॉन नोबल गैस है तो नियॉन छोड़ दिया, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन नोबल गैस है, फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो उनका जो ये ऑक्टेव वाला लॉ था ये केवल कैल्शियम तक के लिए था। 56 एलिमेंट भले उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे, पर ये जो उनका लॉ था वो कैल्शियम के लिए ही था। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिथियम है, इसके बाद फ्लोराइन, ये यहाँ से अगर गिना जाए तो ये फर्स्ट है, ये 7th है, इसके बाद 8th एलिमेंट यहाँ पर सोडियम आ गया। तो अब जैसा कि अपन ने डॉबरानर के ट्राइड में पढ़ा था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये यहाँ से लाइन में आप देख सकते हैं, वैसे ही ये सीरीज़ बन गई है, यहाँ पर ये सीरीज़ बन गई है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की, मतलब कि ये जो है सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर न्यूलैंड ने भी अपने ऑक्टेव रूल में दिया कि पहला एलिमेंट जो है 7वां एलिमेंट जो फिर से 8वां एलिमेंट आएगा वो वैसे ही रहेगा जैसा पहला एलिमेंट था। फिर अगर इसे पहला एलिमेंट मान लें तो इसके बाद 7वें के बाद फिर से 8वां आ गया पोटेशियम, तो ये भी पहले ही जैसा रहेगा। तो इस तरह से उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नी, फिर से सा आ जाता है, उसी तरह से पहला जैसा 8वें जैसा होता है वैसे एलिमेंट में होता है, पहले जैसा 8वां होता है। ये न्यूलैंड का मानना था, देख सकते हैं आप। अब इनका ये जो लॉ था, पहली बात तो ये कैल्शियम के लिए ही था, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया था कि 56 एलिमेंट खोज लिए गए हैं। जो अर्थ है पूरी वो 56 एलिमेंट से मिलकर बनी है। इस यूनिवर्स में 56 एलिमेंट ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। अर्थ भी 56 एलिमेंट से मिलकर बनी है, इसके बाद डिस्कवर ही नहीं होंगे। तो ये न्यूलैंड ने मतलब एकदम कॉन्फिडेंस से कह दिया था कि 56 एलिमेंट के बाद डिस्कवर ही नहीं होंगे। तो ये भी मतलब इनके द्वारा ये भी इनकी एक लिमिटेशन थी, इनके द्वारा कहा जाना कि 56 एलिमेंट ही हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हैं टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और ज़्यादा डिस्कवर होते जा रहे हैं। तो इसलिए अब इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी। तो चलिए अब इनकी लिमिटेशन देखते हैं। अब देखिए लिमिटेशन है न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल की। जैसे पहली लिमिटेशन है, दिस लॉ वाज एप्लीकेबल फॉर ओनली अप टू कैल्शियम, आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट डजंट शो द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट शो। मतलब कि पहली लिमिटेशन इनकी तो यही है कि ये जो इनका ऑक्टेव लॉ था या लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये केवल कैल्शियम के लिए था। कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट है तो हर 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता है। जैसा फर्स्ट एलिमेंट शो करता है वैसा 8th एलिमेंट शो नहीं करता है कैल्शियम के बाद। तो पहली लिमिटेशन तो इनकी ये हो गई। फिर सेकंड है, न्यूलैंड एज्यूम्ड दैट देयर वर ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। मतलब कि उन्होंने ये तो कहा ही था कि केवल 56 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, पर उन्होंने ये भी कह दिया कि 56 एलिमेंट के बाद कोई भी एलिमेंट आगे डिस्कवर नहीं होगा फ्यूचर में। तो ये इनकी बहुत बड़ी एक लिमिटेशन थी, देख सकते हैं आप। अब जब न्यूलैंड फेल हो गए, उनका जब लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया, इसके बाद कुछ और सालों के बाद यानी सन 1800 के बाद फिर से कुछ साइंटिस्ट आए। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी और डीप हिस्ट्री। जैसे उस टाइम मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देश थोड़े ज़्यादा मतलब
इनका लोगों को बहुत ज़्यादा डर रहता था इन देशों से, इनसे ज़्यादा कोई टक्करी नहीं कर पाता था। लोग ये सोचते थे कि ये जो देश हैं ये ज़्यादा बलशाली हैं। तो और ज़्यादातर जो साइंटिस्ट होते थे वो यहीं से जर्मनी, यहीं तो इंग्लैंड से ही निकलते थे साइंटिस्ट सारे। और रशिया उस टाइम पर ज़्यादा मतलब उस हिसाब से इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था इंग्लैंड और जर्मनी के सामने। तो अब मैं आपको ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या था ऐसा। देखिए, जर्मनी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस लोथरमेयर, और रशिया में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। तो एक ही टाइम पर इन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना इन्होंने स्टार्ट किया। तो लोथरमेयर अपने अलग तरीके से एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे, मेंडलीव अलग तरीके से अरेंज कर रहे थे एलिमेंटों को। तो इन्होंने जब अरेंज किया तो कोइंसिडेंस इस तरह का हुआ कि इन्होंने अरेंज करना स्टार्ट भी सेम टाइम पर किया था, और जब इन लोगों ने रिजल्ट दिया यानी अपने अपने उन्होंने एलिमेंट को अरेंज जब करके लोगों के सामने लाया, तो उन्होंने सन 1864 में यानी सेम टाइम पर ही दोनों ने, सेम ईयर में ही दोनों ने रिजल्ट भी लाए। इस तरह का कोइंसिडेंस हुआ। अब एक साइंटिस्ट बैठे हैं जर्मनी में, एक साइंटिस्ट बैठे हैं रशिया में। तो जो रशिया के साइंटिस्ट थे मेंडलीव, तो उनके जो उन्होंने जिस तरीके से इस एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया था तो उसको ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं हो, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रशिया के हैं, इसलिए उन्होंने ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो जर्मनी के साइंटिस्ट थे उनको पता था जर्मनी ज़्यादा बड़ा देश है, थोड़ा मतलब पावरफुल देश है। तो उस टाइम उन्होंने लोथरमेयर के जिस तरह से अरेंज किया था उस पर ज़्यादा ध्यान दिया, और थोड़ा सा ही उन्होंने देखा कि अरे ये तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जमा दिया है, अरेंज कर दिया एलिमेंट को, तो उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, नोबेल प्राइज़ दे दिया गया। पर मेंडलीव को ऐसा नहीं दिया गया, और उनसे ये भी कह दिया कि जिस तरह से जमाया है एलिमेंटों को वो बेकार है, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी मेंडलीव हिम्मत नहीं हारे, उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन जो लोथरमेयर थे उन्होंने जिस तरह से एलिमेंट को जो अरेंज किया था वो ग्राफ के फॉर्म में किया था। ग्राफ यानी कुछ इस तरह का ऐसा ग्राफ होता है ना, जैसा कि ग्राफ आते हैं माउंटेन वाले ग्राफ जिस तरह से, तो उस तरह से उन्होंने ग्राफ को अरेंज किया था। तो अब आपको पता ही है कि ग्राफ पढ़ने में ज़्यादातर लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जो मेंडलीव ने जिस तरह से अरेंज किया था एलिमेंटों को वो टेबल के फॉर्म में किया था। टेबल के फॉर्म में उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंटों को। तो टेबल थोड़ी आसान होती है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि रशिया के थे उस टाइम, आपको पता ही है कि लोग ज़्यादातर दिखावे में आ जाते हैं कि जो लोग ज़्यादा मतलब ताकतवर होते हैं उसी के तरफ ज़्यादा इंसान अट्रैक्ट होता है, ये नहीं देखता है कि क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो जो रशिया के साइंटिस्ट थे मेंडलीव, उनके ऊपर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इस बात से उनको मतलब थोड़ा वो लगा कि उन्होंने भी मेहनत उतनी ही बराबरी की करी थी एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, आपने नहीं देखी पीरियड टेबल, पर एक चीज़ ज़रूर सुन लीजिए। मेंडलीव ने कहा कि उन्होंने अपनी जो टेबल दी थी उसका नाम पीरियोडिक टेबल रखा, पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें कुछ गैप छोड़ दिए थे, यानी एलिमेंट अरेंज किए थे एटॉमिक मास के हिसाब से। लोथरमेयर ने भी एलिमेंट अरेंज किए थे एटॉमिक मास के हिसाब से, लेकिन जो मेंडलीव ने अरेंज किए थे वो भी एटॉमिक मास के हिसाब से करे थे टेबल के फॉर्म में। तो उन्होंने टेबल के फॉर्म में करते जैसे जिसका छोटा एटॉमिक मास है, कम एटॉमिक मास है, वो पहले आएगा, जिसका बढ़ता जा रहा है एटॉमिक मास वो बाद में आता जाएगा। तो उन्होंने टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था, और जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, तो 1864 में 63 या 64 एलिमेंट ही डिस्कवर हुए थे। इसके बाद डिस्कवर उन्होंने ये सोच लिया था मेंडलीव ने, इतना उन्होंने दिमाग लगा लिया था कि ज़्यादातर जो साइंटिस्ट फेल हुए हैं अपने लॉ में, एलिमेंट के अरेंज में, वो इस वजह से फेल हुए हैं कि जैसे ही नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उनका लॉ फेल हो गया। तो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंटों के लिए स्पेस छोड़ दिए थे। उस टाइम नाम तो उनको पता नहीं था कि वो डिस्कवर नहीं होते, पर उनका एटॉमिक जो मास है वो उन्होंने पहले से बता दिया था। यानी कि इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो उन्होंने साइंस में भविष्यवाणी कर दी थी। भविष्यवाणी इस तरह की उन्होंने कर दी थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था, और ये कहा था कि ये जो एलिमेंट है ये डिस्कवर जब हो जाए, मतलब नाम तो उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने कहा था एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास ये है, तो जब ये डिस्कवर होगा तो ये इस जगह पर आ जाएगा जहाँ पे मैंने इसकी जगह छोड़ दी, इस जगह पर ये एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह की उन्होंने भविष्यवाणी करी थी। तो लोगों ने कहा कि ये इन्होंने साइंस में भविष्यवाणी कर दी, तो उन्होंने कहा कि लोग साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऐसी रिसर्च करते करते उनका थोड़ा ब्रेन जो होता है वो इधर हो जाता है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और मेंडलीव को उस टाइम उन्होंने सीधा पागल यानी मैड उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये मैड हो चुके हैं, इनकी बात नहीं सुननी, पागल हो चुके हैं। तो मेंडलीव को इस बात से बहुत ही ज़्यादा झटका सा लगा और उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। पर आगे चल के जैसे ही एलिमेंट और ज़्यादा डिस्कवर होते गए
तो जैसे कि मेंडलीव ने जिन एलिमेंटों के लिए जहाँ पर स्पेस छोड़ दिया था वो एलिमेंटों का एटॉमिक मास उतना ही निकल कर आया, और जहाँ पर भी उन्होंने छोड़ दिया था स्पेस वहीं पर वो एलिमेंट अरेंज हो। तो लोगों को पता चला क्या रे, हमने तो बेमतलब में ऐसा किया उनके साथ, मेंडलीव के साथ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध साबित हो गई, सही हो गई उनकी भविष्यवाणी। तो फिर उन्होंने मतलब लोगों ने फिर ये सोचा कि अरे इनको नोबेल पुरस्कार इनको देना चाहिए था, लोथर मेयर को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ग्राफ लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया और उनका मतलब वहीं पर फ्लॉप हो गया लोथर मेयर का, उन्होंने जिस तरह से अरेंज किए थे। लेकिन फिर मेंडलीव के सम्मान में उन्होंने, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो एलिमेंट जैसे डिस्कवर हुए तो 101 नंबर पर एक एलिमेंट आता है, सिंबल उसका MD है, जो जिसका नाम है वो मेंडलीवियम है। तो मेंडलीव के ही रिस्पेक्ट में या उनके सम्मान में, उनके ऑनर में मेंडलीवियम नाम से एक एलिमेंट रख दिया गया है, जिससे हम हमेशा मेंडलीव को, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को हमेशा याद रख सकें। तो ये थी मेंडलीव की हिस्ट्री, किस तरह से उन्होंने पीरियोडिक टेबल दी। चलिए तो अब देखते हैं कि इनकी दिमित्री मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल कैसी थी। देखिए ये जो पीरियोडिक टेबल है ये दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने सन 1869 में दी थी। तो उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को इस तरह से टेबल में डिवाइड किया था कि ये जो रोज़ होती हैं ये सारे पीरियड्स कहलाते थे, मतलब पीरियड्स उन्होंने नाम दिए थे, और जो कॉलम थे उन्हें उन्होंने ग्रुप में डिवाइड किया था। तो जो ग्रुप उन्होंने डिवाइड किए थे वो टोटल 8 ग्रुप्स में डिवाइड करे थे, और जो पीरियड्स डिवाइड करे थे वो 7 ग्रुप में डिवाइड करे थे। मैंने यहाँ पर केवल 4 तक ही बनाए हैं, इसके आगे 7 तक होते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें भी 7 तक है, यानी उन्होंने जो 7 पीरियड्स लिए थे वो पीरियड्स आज भी 7 ही हैं, पर जो ग्रुप्स यहाँ पर उन्होंने 8 लिए थे आज मॉडर्न पीरियड टेबल में वो 18 हो गए हैं, लेकिन जो पीरियड्स हैं वो सेम है। तो उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी मेंडलीव की, उसमें उन्होंने ग्रुप में जैसे यहाँ पर 1 से लेके 8 तक इस तरह से AB में उन्होंने डिवाइड किए थे पीरियड्स को, यानी हर ब्लॉक में A और B 2 एलिमेंट। फिर जो 8th ब्लॉक था उसमें उन्होंने AB करके नहीं किया था, यानी 2 एलिमेंट नहीं किए थे, उन्होंने यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज़ में, यानी नोबल गैस, जो उन्होंने पता था कि नोबल गैसेस भी आगे डिस्कवर होंगी, तो नोबल गैस मैंने आपको बताया 1900 यानी सन 1900 के बाद ही डिस्कवर हुई, तो उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल बॉक्स उधर पे छोड़ दिया था ब्लैंक, कि यहाँ पर नोबल गैसेस अरेंज हो जाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर पीरियोडिक टेबल दी थी। जैसे ऑक्साइड्स में यहाँ पर इस तरह से R2O RO ये बनाए थे, फिर हाइड्राइड्स में ये RH RH2 इस तरह से ये खड़ा था ग्रुप में। फिर जैसे यहाँ पर सीरीज मतलब पीरियड्स में, जैसे 1 पीरियड में पहली जो इधर पे अगर बात करी जाए पहली रो में, तो हाइड्रोजन उन्होंने सबसे पहले रखा था। फिर इसके बाद सेकंड पीरियड में फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन। तो ये सारे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे उस टाइम, मैंने आपको बताया 64 एलिमेंट टोटल डिस्कवर हो चुके थे। फिर देखिए जहाँ पर देखिए ये यहाँ पर गैप है, डैश लगा हुआ है, यानी कि ये यहाँ पर एलिमेंट अभी नहीं खोजा गया है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर इनका मास लिखा हुआ है, जैसे हर एलिमेंट के नीचे उसका मास लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसका भी उन्होंने मास पहले से ही दे दिया था। जैसे यहाँ पर 44 है, फिर यहाँ पर 68, यहाँ पर 72, तो ये उन्होंने पहले से ही मास दे दिया था एलिमेंटों का। और फिर इन एलिमेंटों का उन्होंने नाम भी दिया था। तो एक संस्कृत वर्ड है, आपने सुना होगा ए का मतलब होता है कि एक नीचे या एक आगे। तो जैसे यहाँ पर ये है, इसको उन्होंने कहा था ये है बोरॉन, तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उन्होंने इसका नाम लिया था ए का बोरॉन, यानी बोरॉन के एक छोड़ के नीचे, यानी बोरॉन के बाद एक छोड़ने के बाद जो नीचे एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, उसका जो मास होगा वो 44 होगा। जैसे यहाँ पर ये 44 उन्होंने गैप कर दिया, तो ए का बोरॉन जो आज के टाइम पर अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो बोरॉन के एक छोड़ने के बाद जो एलिमेंट आएगा यहाँ पर स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का मास 44 होता है, तो उन्होंने पहले से ही बता दिया था। फिर ये जो नीचे एलिमेंट है 68 जिसका मास उन्होंने दिया था, इसका नाम रखा था ए का एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम के एक छोड़ के नीचे। तो एल्यूमिनियम के एक नीचे यहाँ पर गैलियम जो आज के टाइम पर डिस्कवर हो चुका है। फिर ये यहाँ पर 72 जिसको दिया था उन्होंने, ये ए का सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के एक छोड़ के नीचे। तो सिलिकॉन के एक छोड़ के नीचे यहाँ पर अभी डिस्कवर जो हुए हैं लेटेस्ट एलिमेंट्स वो जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का मास 72 होता है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में भविष्यवाणी भी करी थी साइंस में, उन्होंने ये एलिमेंट के पहले से मास दे दिए थे। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो उन्होंने जहाँ पर भी गैप छोड़ दिए थे वहाँ पर वो अरेंज होते गए, देख सकते हैं आप। लेकिन एक और बात है, ये जो पीरियोडिक टेबल उन्होंने दी थी मेंडलीव ने, इसकी भी कुछ कमियां निकली थी, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस निकली थी, जिनकी वजह से इनकी पीरियोडिक टेबल आज नहीं ली जाती है। आज आपको जो पीरियोडिक टेबल देखने मिलती है उस तरह की नहीं होती है, थोड़ी अलग तरह की होती है।
जिसे अपन मॉडर्न पीरियड टेबल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब इनकी लिमिटेशंस देखते हैं। तो देखिए मेंडलीव ने जो एलिमेंटों को जिस तरह से अरेंज किया था, जमाया था सिस्टमेटिक तरीके से, वो टेबल के फॉर्म में किया था, जिसको उन्होंने पीरियोडिक टेबल का। पर उसमें भी कुछ लिमिटेशंस निकल आई थी, उसमें भी कुछ कमियां थी। तो देखिए यहाँ पर पहली लिमिटेशन है, द प्लेसिंग ऑफ आइसोटोप्स इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मतलब कि अब देखिए यहाँ पर लिखा है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? तो ये वैसे तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमें अच्छे से समझ में आएंगे, पर मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आइसोटोप होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिखा x मान लीजिए, तो इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा वो हम यहाँ पर लिखते हैं। सपोज कर लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, तो इसका एटॉमिक मास भी 1 है। ये कौन सा एलिमेंट है? ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर होता है, 1 एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो आइसोटोप मतलब होता है कि जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो, पर जो एटॉमिक मास है ये डिफर हो जाए, यानी इसमें डिफरेंस हो जाए। तो जैसे हाइड्रोजन है, इसका आइसोटोप होता है, जैसे यहाँ पर एक मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 और मास इसका 1 होता है। एक और होता है हाइड्रोजन का आइसोटोप, जिसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, पर एटॉमिक जो मास होता है वो 2 होता है। फिर एक और हाइड्रोजन का होता है आइसोटोप, उसका भी एटॉमिक नंबर 1 होता है, पर एटॉमिक मास 3 होता है। ये आइसोटोप कहलाते हैं कि जिनके जो मास हैं वो अलग अलग हों, पर इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम हो। तो इसके नाम भी हैं, जैसे इसको अपन कहते हैं प्रोटियम, इसे अपन कहते हैं ड्यूटेरियम, इसे कहते हैं अपन ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब अगर हमने जैसे 100 लीटर अपन ने हाइड्रोजन गैस ली, तो इसके अंदर अगर अपन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम की बात करें तो 99.92% यहाँ पर प्रोटियम होता है, और ड्यूटेरियम 0.08% ड्यूटेरियम होता है। और फिर एक बूंद, मतलब 100 लीटर में एक बूंद कितनी, तो एक बूंद से भी थोड़ा कम ट्राइटियम होता है, इसलिए वो नेग्लिजिबल होता है, उसे लिया ही नहीं जाता। तो मेन होता है प्रोटियम और ड्यूटेरियम थोड़ा सा। तो ये कहलाते हैं आइसोटोप। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें वो आइसोटोप नहीं बता पा रहे थे। कैसे नहीं बता पा रहे थे? जैसे उन्होंने जो एलिमेंट अरेंज किए थे, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किए थे, क्योंकि एटॉमिक जो नंबर है वो तो डिस्कवर हुआ ही नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने एलिमेंटों का अरेंज किया था एटॉमिक मास के हिसाब से। अब यहाँ पर एटॉमिक मास अलग अलग हैं, तो उन्होंने अपनी पीरियड टेबल में ये दिया था कि जिसका मास कम होगा वो पहले आएगा, फिर जिसका मास ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा, और ज़्यादा होगा तो वो और बाद में आएगा। तो इस हिसाब से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं, तो उनको पीरियोडिक टेबल में इनके लिए भी जगह देनी चाहिए थी, पर इनकी जगह वो नहीं दे पा रहे थे, नहीं समझा पा रहे थे। तो पहली तो उनकी ये लिमिटेशन ये हो गई कि वो आइसोटोप के लिए उन्होंने स्पेस नहीं छोड़ा था। सेम ग्रुप, यानी ये लिखा है ना यहाँ पर, सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सेम ग्रुप में जो थी उनकी पीरियोडिक टेबल, उसमें वो आइसोटोप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इनके लिए उन्होंने स्पेस नहीं दिए थे। देख सकते हैं यहाँ। चलिए तो नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। देखिए दूसरी लिमिटेशन थी, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मतलब कि उन्होंने जो पीरियड टेबल दी थी उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी आए जिनका जो एटॉमिक मास था वो रॉन्ग सिस्टमेटिक तरीके से लगा, मतलब रॉन्ग तरीके से उन्होंने अरेंज किए थे। क्योंकि उन्होंने ये कहा था जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होगा वो पहले आएगा, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा होगा वो बाद में आएगा। पर कुछ ऐसे एलिमेंट देखने को मिले जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा होने की बावजूद भी उनको पीछे कर दिया, और जिनका कम था एटॉमिक मास उनको आगे कर दिया। अब ये जैसे पोटेशियम है, अब पोटेशियम इसका मास होता है 40, आर्गन ये नोबल गैस है, इसका मास होता है 39, फिर कैल्शियम Ca इसका मास होता है 40। तो उन्होंने पीरियड टेबल में, मतलब नोबल गैसेस तो उस टाइम डिस्कवर हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए थे, स्पेस छोड़ दिए थे, मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने स्पेस इस प्रकार से छोड़ा था कि अगर उनको अरेंज किया जाएगा तो पोटेशियम पहले आएगा, फिर आर्गन आएगा, फिर कैल्शियम आएगा। तो अगर देखा जाए तो 39 40 से छोटा है, पर फिर भी इसको आगे कर दिया, तो ये तो रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया। तो मेंडलीव से इसके बारे में पूछा गया, यानी तो इस पर ऑब्जेक्शन उठाया गया कि अरे ये तो एलिमेंट आगे पीछे। तो फिर ये हुई बात कि इसको पीछे कर देना चाहिए, इसको आगे कर देना चाहिए। पर क्योंकि अब आर्गन एक नोबल गैस है तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, और जो पोटेशियम है इसकी वैलेंसी
ज़ीरो नहीं होती है, +1 होती है। तो अब ये वैलेंसी क्या होती है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो मेरे चैनल पर इसी टॉपिक वाइज वाले सेशन में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वैलेंसी क्या होती है। फिर ये नोबल गैसेस और ये सारी चीज़ें उन्होंने इसलिए मतलब अरेंज नहीं करी थी क्योंकि उनको इतना तो पता था कि अगर नोबल गैस अगर वो कर देंगे पीछे तो उसकी वैलेंसी ज़ीरो नहीं होगी, और नोबल गैसेस की वैलेंसी ज़ीरो होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये अभी हम आगे पीरियोडिक टेबल के बारे में देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देख सकते हैं आप। अब इनकी जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ऐसी है कि जो हाइड्रोजन है उनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो स्पेस है, मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन का जो प्लेस है, हाइड्रोजन जिस स्थान पर है वो स्थान हाइड्रोजन के लिए नहीं बना गया है, हाइड्रोजन सही प्लेस पर नहीं है। तो वो भी उनकी एक लिमिटेशन थी, पर वो लिमिटेशन हम तब समझेंगे जब जो पीरियोडिक टेबल में बताने वाला हूँ आपको वो हम पहले समझेंगे, उसके बाद उनकी अगली लिमिटेशन हम समझेंगे। चलिए तो अब जानते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है। तो अब जब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी जब लिमिटेशंस निकाली गई तो वो थोड़ी छोटी छोटी सी लिमिटेशंस थी, पर एक लिमिटेशन जो मैंने आपको बताया थर्ड, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ने के बाद हम उसे जानेंगे। देख सकते हैं ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पर अगर आप इसे देखें तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये जो टेबल है ये मेंडलीव की नहीं है, ये किसी दूसरे साइंटिस्ट की है। अब जानते हैं वो दूसरे साइंटिस्ट कौन है। तो देखिए मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जब लिमिटेशंस निकली, कमियां निकली उसकी, तो एक जब 1900 यानी ईयर 1900 में जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई कुछ नोबल गैसेस, तो 1913 में यानी ईयर 1913 की बात है, एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोज़ेले, यूनाइटेड किंगडम के वो साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने देखा कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसकी जो लिमिटेशंस हैं यानी जो कमियां हैं उनको उन्होंने अच्छे से स्टडी किया उनके बारे में, फिर उन्हीं लिमिटेशनों को उन्होंने सही किया, यानी जो कमियां थी उनको सुधारा, उनको सही किया, और फिर अपनी इस तरह से उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल दी। फिर इसका जो नाम रखा गया वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, ये रखा गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव की थी उसको मेंडलीव ना लगाकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख पा रहे हैं ये हेनरी मोज़ेले के द्वारा दी गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा था ग्रुप्स 8 थे, पर यहाँ पर 8 ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पर टोटल 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स अभी भी 7 ही हैं। तो ये हेनरी मोज़ेले के द्वारा दी गई है पीरियोडिक टेबल। अब देखिए अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल कैसे होती है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल में टोटल अभी जो एलिमेंट्स जितने भी खोजे गए हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, तो 118 एलिमेंट्स अभी प्रेजेंट में नोन है कि 118 एलिमेंट्स अभी होते हैं। इसके बाद अभी कोई एलिमेंट नहीं डिस्कवर हुआ है, अभी 118 ही एलिमेंट्स। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो इन्हें ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स ब्लॉक्स, तो ये पूरा एस ब्लॉक है। फिर यहाँ पर लिखा गया है डी ब्लॉक, तो ये पूरा डी ब्लॉक है इतना। फिर ये है पी ब्लॉक, तो ये पूरा इतना पी ब्लॉक है। और ये एफ ब्लॉक है, तो ये इतना पूरा एफ ब्लॉक है। तो ये 4 ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। फिर इन एलिमेंट्स की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनको प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे मेटल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो मेटल में जैसे अल्कली मेटल्स आते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स आते हैं। फिर इनर ट्रांजिशन आता है, लेंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स, ये सारी चीज़ें। फिर ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांसिसाइड्स। और फिर नॉन मेटल्स में आते हैं मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स, हैलोजेंस और नोबल गैसेस। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से, तो यहाँ पर आप एलिमेंट देख पा रहे होंगे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलोरियम और पोलोनियम। तो ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में एक बाउंड्री के रूप में काम करते हैं। यानी अगर इसको अपन बाउंड्री यहाँ पर ऐसे बना दें तो इस बाउंड्री के जो लेफ्ट हैंड में जितने भी होंगे, यानी इस बाउंड्री के इस तरफ जितने भी एलिमेंट होंगे ये सारे मेटल्स में आएंगे, और इस बाउंड्री के इस तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये नॉन मेटल्स में आएंगे। अब मेटल्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला मेटल है अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के बारे में हम जानते हैं। अल्कली यानी होता है जो थोड़े बेसिक हों। बेसिक यानी कि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। बेसिक यानी कि जो मतलब कि अगर उनको टेस्ट किया जाए तो वो थोड़े बेटर हों, और अगर उनके मतलब आयंस बनाए जाएँ, अब ये आयंस क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर उनके आयंस बना जाएँ तो वो OH- आयंस दे देते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। तो अल्कली मतलब यहाँ पर बेस से है। तो जो बेसिक होते हैं जो नेचर में, ऐसे मेटल्स जो कि बेसिक होते हैं
वो यहाँ पर ग्रीन कलर में, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये अल्कली मेटल्स हैं। यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारे एल्कली मेटल्स हैं और ये थोड़े रिएक्टिव भी होते हैं, यानी कि पूरे एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा खतरनाक मेटल्स ये माने जाते हैं। फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पर अल्कली अर्थ मेटल्स। तो अब जो मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं वो भी अल्कली हैं, पर अर्थ मेटल्स, अर्थ यानी कि वो अर्थ में, ज़मीन में पाए जाने वाले एलिमेंट हैं, कि यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेसिक होते हैं नेचर में और ये ज़मीन में, अर्थ में पाए जाने वाले होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारी अल्कली अर्थ मेटल्स हैं। फिर यहाँ पर बात आती है इनर ट्रांजिशन की। तो इनर ट्रांजिशन यहाँ पर एफ ब्लॉक में है। जैसे एफ ब्लॉक में आप देख पा रहे होंगे ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है यहाँ पर लेंथेनाइट्स, ये पूरा जो कि लेंथेनियम से स्टार्ट होके और ल्यूटेटियम पर स्टॉप होते हैं। फिर एक्टिनाइट्स, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जिस तरह का, इस तरह का जो साइन बना होता है, फैन जैसा थोड़ा साइन सा बना होता है, इस तरह का ये जो साइन होता है ये रेडियो एक्टिव का साइन होता है, इस तरह का इनके ऊपर बना होता है। तो ये यहाँ पर एक्टिनियम से स्टार्ट होके और लॉरेंसियम पर ये फिनिश होते हैं। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है ये मेंडलीवियम, यानी मेंडलीव के नाम से ये 101 नंबर पहले एलिमेंट है और कुछ ही साइंटिस्टों के नाम पर बस एलिमेंट है, 4-5 साइंटिस्ट। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे रदरफोर्ड के नाम पे रदरफोर्डियम, सीवोर्ज के नाम पे सीवोर्जियम, फिर यहाँ पर मैरी क्यूरी के नाम से क्यूरियम है, फिर आइंस्टीनियम और मेंडलीवियम, ये कुछ साइंटिस्टों के नाम पर बेस्ड एलिमेंट्स हैं। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। फिर यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स यानी जो डी ब्लॉक में होते हैं। डी ब्लॉक, ये पूरा डी ब्लॉक होता है, बीच में जितने भी आते हैं सारे वो डी ब्लॉक के कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर स्कैंडियम, फिर जिंक तक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, फिर यहाँ पर इट्रियम से कैडमियम तक, हाफनियम से मरकरी तक, ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। फिर ये जो यहाँ पर बचे लास्ट में बिल्कुल जो बाउंड्री हमने जिसको माना था, बाउंड्री से जो बिल्कुल अटैच होते हैं एलिमेंट्स, ये कहलाते हैं मेटल्स, यानी कि इनको केवल मेटल्स ही कहा जाता है, ना इनको अपन कह सकते हैं अल्कली मेटल्स ना अर्थ मेटल्स, ये बस मेटल्स हैं, इनको मेटल कहा जाता है, केवल मेटल हैं ये। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर ट्रांसएक्टिनाइट्स। ट्रांसएक्टिनाइट्स यानी कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरे जो होते हैं ट्रांसएक्टिनाइट्स, यानी ये थोड़े हैवी एलिमेंट होते हैं। हैवी एलिमेंट जैसे इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 104 से 112 तक होता है, तो ये हैवी एलिमेंट और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ये कहलाते हैं ट्रांसएक्टिनाइट्स। तो आप देख पा रहे होंगे पूरी पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज है। जैसे ये देखिए 1, फिर 2, 3, 4, इसको मास के हिसाब से अरेंज नहीं किया गया है। तो जो हेनरी मोज़ेले थे उन्होंने यही थोड़ा सा दिमाग ला के उन्होंने किया था कि जितने भी अभी साइंटिस्ट ज़्यादातर जो फेल हुए उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से और जो नए एलिमेंट खोजे गए उसके हिसाब से वो फेल हुए। मेंडलीव ने केवल ये बात जानी कि नए एलिमेंट खोजे जाने पर साइंटिस्ट फेल हुए हैं, पर मेंडलीव ने यही गलती उन्होंने भी कर दी कि मास के हिसाब से उन्होंने भी अरेंज कर दिया, पर मास में भी उनकी एक लिमिटेशन हो गई थी। पर मोज़ेले ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कहा 1900 के बाद, सन 1900 के बाद एटॉमिक नंबर जब खोजा गया एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से मोज़ेले ने कहा कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो ज़्यादा बेटर होता है, तो इसलिए उन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया, इसलिए हेनरी मोज़ेले की टेबल का पीरियोडिक टेबल कहलाती है। फिर देखिए यहाँ पर ये है, ये जो बीच में हमने बाउंड्री मानी थी ये कहलाती है मेटलाइट्स। तो मेटलाइट्स होते हैं जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये होते हैं मेटलाइट्स। मेटलाइट्स यानी जिनको अपन ने बाउंड्री मान लिया है। फिर नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स जैसे यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये होते हैं नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स होते हैं। फिर हैलोजेंस, यानी कि ये जो यहाँ पर हैलोजेंस ऐसे एलिमेंट होते हैं अगर इनको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाते हैं। एसिड यानी कि जैसे एक होता है बेस, मैंने आपको बताया जो टेस्ट करने पर बेटर हो, और जब उनकी मतलब आयन अगर उनके देखे जाएँ तो वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। पर एसिड जो होते हैं वो टेस्ट करने पे सौर होते हैं, खट्टे होते हैं, और अगर उनको मतलब आयन अगर उनके कने जाए तो वो H+ आयन देते हैं। ये आयन्स ये क्या है मैंने आपको बताया है कि हम नेक्स्ट वीडियो में या आगे वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आयन क्या कहलाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर लास्ट बचा नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस जो लास्ट में बचती हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। वैलेंसी क्या है ये भी हम नेक्स्ट जो मेरी टॉपिक वाइज वाली वीडियो डलने वाली है उसमें हम देखेंगे, तो आप उसे भी मिस ना करें। तो इनकी वैलेंसी 0 होती है, ये 0 वैलेंसी वाली ये सारी नोबल गैसेस कहलाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये कुछ बने गए हैं मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर्स।
स्ट्रक्चर यानी कि एलिमेंट किस स्ट्रक्चर में, तो जिस एलिमेंट के आगे इस तरह का बॉक्स बना हो या जिस भी तरह का शेप बना हो तो वो उस स्ट्रक्चर में रहते हैं। जैसे अगर इस तरह का क्यूब जैसा अगर किसी एलिमेंट के आगे शेप बना हुआ है मतलब कि वो क्यूब के शेप में रहते हैं। फिर अगर हेक्सागोनल बना हुआ है तो वो हेक्सागोन के शेप में रहते हैं। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर है एलिमेंट्स का यहाँ पर कुछ कलर है, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में ज़्यादातर एलिमेंट्स आपको देखने मिलेंगे, ऑरेंज कलर में ब्लू कलर में। तो अब इनका मतलब समझते हैं। देखिए जहाँ पर जो ब्लैक कलर के हैं इनका मतलब है कि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि ये ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जितने भी ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं सब ब्लैक कलर में हैं। फिर दूसरे नंबर पर रेड, तो रेड कलर में जो भी हैं उनको गैस उनको शो किया जाता है, यानी जो भी रेड कलर से जो एलिमेंट है यानी वो गैस फॉर्म में होते हैं। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पर ब्लू, तो जो भी ब्लू कलर में है एलिमेंट वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं जी। लिक्विड स्टेट में जैसे यहाँ पर सीजियम, फ्रांसियम, फिर मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन, ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। फिर है चौथी चीज़ ऑरेंज, तो जो भी ऑरेंज कलर में ये सारे कहलाते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिंथेटिक एलिमेंट्स यानी कि जो आर्टिफिशियल मतलब होता है जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। नेचुरल होते हैं जो प्रकृति के ही द्वारा बनाए गए हों जिन्हें डिस्कवर किया गया हो, और आर्टिफिशियल होते हैं जो ह्यूमन मेड हों और जिनको इन्वेंट किया गया हो। तो ये होते हैं। फिर जहाँ पर भी मैंने आपको बताया इस तरह का साइन बना हो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। कुछ एलिमेंट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन बना हुआ है तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, देख सकते हैं आप। अब आप देख पा रहे होंगे हर एलिमेंट के ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक अलग एलिमेंट यहाँ पर है एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर ये जो नंबर लिखे गए हैं जैसे 13 लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं। देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी एलिमेंट होता है उसके अगल बगल ये इस तरह के अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं, ये क्या होती हैं। देखिए तो पहले नंबर पर तो ये मैंने लिया है यहाँ पर एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम मैंने यहाँ पर एलिमेंट के लिए लिया है, इसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा। तो जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई होगी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 13 ये कहलाता है एटॉमिक नंबर, यानी किसी एलिमेंट में अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ देखेंगे नंबर तो इसे अपन कहेंगे एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये किस नंबर पर आएगा पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें। फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये लिखा है 2.702, ये होता है डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में, यानी कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, घनत्व कितना होगा इसका। तो ये डेंसिटी फिजिक्स का टॉपिक है, जब हमारी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होंगी हमारी तब हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है 143, ये कहलाती है एटॉमिक रेडियस, यानी इसका जो एटम है उसकी रेडियस कितनी होगी वो यहाँ पर दी गई है, पर इसकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो नैनोमीटर में होती है, तो यहाँ पर नैनोमीटर में दी गई है 143 एटॉमिक रेडियस। फिर ये 660.37, अगर इसे डिग्री सेल्सियस में लिया जाए तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी 660.37 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम एटम या एल्यूमिनियम का एलिमेंट अगर हम लें एल्यूमिनियम तो वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेल्ट हो जाएगा 660.37 डिग्री सेल्सियस पर। फिर है नेक्स्ट 2467, तो इतना होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अब ये बॉयल जब होगा 2467 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल होगा। फिर ये जो आप देख पा रहे होंगे ये कहलाता है सिंबल, यानी किसी एलिमेंट में अगर इस तरह का बना हुआ है Al तो एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, तो ये यहाँ पर जो भी बना होगा इसे हम सिंबल कहेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर इस तरह का ये लिखा आता है जैसे Ne3s2 3p1, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर यानी कि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम ये इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पर लिखे होते हैं क्वांटम नंबर के नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्या है मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल। फिर यहाँ पर आता है 26.982, यानी राउंड फिगर में लिया जाता है 27, ये कहलाता है एटॉमिक वेट, यानी इसका जो एटॉमिक वेट होगा या एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1.61, ये कहलाता है इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ये कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। फिर 577.6 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमने एलिमेंट लिया है तो अब हम जैसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एलिमेंट मतलब जो एटम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर हमें किसी न्यूट्रल एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, जैसे एल्यूमिनियम का एटम है, अगर इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की एटम में से वो इतनी होगी, इतनी एनर्जी होगी। फिर है
+3 ये कहलाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी वैलेंसी, किसके ऊपर वैलेंसी कितनी रहती है या कहें तो चार्ज कितना रहता है। तो ये हमारी जो टॉपिक वाइज वाली वीडियो है उसमें मैं अपलोड करूँगा तो आपको समझ में आएगा। फिर है 1825 या 1825, तो ये है ईयर ऑफ डिस्कवरी, यानी कि एल्यूमिनियम कौन से ईयर में डिस्कवर किया गया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, तो ये इसका नेम है सिंपली। फिर इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना तो इसे कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाएगा। तो ये किस स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर के रूप में ये पाया जाता है। तो अगर हर एलिमेंट में इस तरह की ये लिखे हुए हैं तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लिखे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं। और कुछ एलिमेंट जैसे कि अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो ये सारी चीज़ें कहीं पर ब्लैंक ब्लैंक होती हैं। जैसे अभी जो लेटेस्ट यानी कि अगर कहा जाए 2016 में जो एलिमेंट खोजा गया डिस्कवर हुआ है ऑगेसन नाम का 118th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल पे अगर आप देखें तो उसमें ये जो चीज़ें हैं ये ब्लैंक है, क्योंकि ये अभी तक हुई नहीं है। यानी कि जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें ये ब्लैंक है, क्योंकि अभी ये डिस्कवर हुई नहीं है कि ये कितनी उसमें होती हैं ये चीज़ें, तो वो यहाँ पर ब्लैंक होती है। तो जैसे अब एलिमेंट में ये लिखा हुआ है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं आप। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम पीरियोडिक टेबल जब पढ़ लेंगे तब हम मेंडलीव की थर्ड लिमिटेशन देखेंगे। तो चलिए अब उनकी थर्ड लिमिटेशन देखते हैं। देखिए थर्ड लिमिटेशन जो थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की वो ये थी कि जो हाइड्रोजन उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जिस तरह से अरेंज किया था वो उसकी सही जगह नहीं थी। अब क्यों, वो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बिल्कुल अलग ही है, ना ये इससे अटैच है और ना ये इसके साथ मतलब है, ये उठा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसलिए क्योंकि इसकी ये प्लेस है ही नहीं। इसलिए क्योंकि जैसे हाइड्रोजन है ये नॉन मेटल माना जाता है, और मैंने आपको बताया कि इस साइड के इस तरफ वाले ये सारे होते हैं मेटल। तो हाइड्रोजन पहली बात तो नॉन मेटल है, तो वो यहाँ पर कैसे है। लेकिन चलिए ठीक है, इसकी वैलेंसी +1 होती है, इन सब की वैलेंसी भी +1 होती है, इसलिए इस लाइन में है। पर अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था ये जो मेटल होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो ऐसे मेटल होते हैं ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसमें ये सीजियम, फ्रांसियम ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो अब ये जो सारे एलिमेंट हैं अब ये हाइड्रोजन इनके साथ है, तो पहली बात तो ये कि ये सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और मेटल हैं, इसलिए हाइड्रोजन जो है ये एक तो नॉन मेटल है और नॉन रिएक्टिव है, तो इसलिए ये इनके साथ नहीं रहेगा। अब अगर हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ भेजा जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ गया, सपोज कर लें कि अगर हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर कर दिया, ये है हाइड्रोजन अपना, तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया तो अब ये इस लाइन में आ जाएगा, फ्लोरान, क्लोरान, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो इस लाइन में अब आ गया हाइड्रोजन जैसे, तो हाइड्रोजन जब इस लाइन में आ जाएगा तो इसकी वैलेंसी होती है +1। पर यहाँ पर जो इनकी वैलेंसी होती है वो होती है, जैसे आप देख सकते हैं फ्लोरान की -1, क्लोरान की -1, इन सब की वैलेंसी होती है -1। तो ये मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, अब मैं जैसे आपको वैलेंसी आगे बताऊंगा पर मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, यानी इसके ऊपर अगर कहें तो वैलेंसी या चार्ज +1 होता है, और दूसरा इसके ऊपर -1 भी हो सकता है। ये मैं एक अलग ही तरीके से समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो एलिमेंट की वैलेंसी निकालना आप चूक जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मेन होते हैं, इनकी वैलेंसी भी याद होनी चाहिए। तो याद से करने से अच्छा अगर समझ के हम याद करें, मतलब रटने से अच्छा तो यही है कि समझ के याद किया जाए, इसलिए अगर समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी बस आप इतना समझ लीजिए कि एक होती है +1, एक होती है -1, पर जो हाइड्रोजन होता है पीरियोडिक टेबल में ही साफ साफ लिखा हुआ है इसकी वैलेंसी +1 होती है, पर कभी कभी -1 भी हो जाती है। यानी ज़्यादातर हाइड्रोजन वैलेंसी शो करता है +1, पर कभी कभी -1 हो जाता है। तो अभी हाइड्रोजन जब इधर आएगा तो फ्लोरान, क्लोरान, ब्रोमाइन, आयोडीन और एस्टेटाइन इनकी होती है वैलेंसी -1, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाइड्रोजन की कभी कभी हो जाती है नेगेटिव। तो ये सारे जो एलिमेंट हैं अब ये होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन कभी कभी होता है। तो कभी कभी का तो यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं है, ज़्यादातर प्लस में रहता है और कभी कभी हो जाएगा। अगर वो माइनस में होता तो हो सकता, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही कम रूप में, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव के रूप में बहुत ही कम पाया जाता है, और +1 में ये ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी ये नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर आएगा ना ही यहाँ पर आएगा। तो हाइड्रोजन फिर आएगा कहाँ पर? तो ये सवाल मेंडलीव से भी पूछा गया, तो इसलिए मेंडलीव इसका आंसर नहीं बता पाया, उन्होंने कहा आप इसको लिमिटेशन बना दीजिए। तो लिमिटेशन ये भी एक मेंडलीव की हो गई थी कि हाइड्रोजन का जो स्पेस या जहाँ पर उन्होंने स्थान लिया, हाइड्रोजन जिस प्लेस पर है
वो प्लेस हाइड्रोजन का एक्चुअली है ही नहीं जिस प्लेस पर हाइड्रोजन को होना चाहिए। ये आज तक भी कोई नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन को असल में किस प्लेस पर होना चाहिए। इसलिए जो न्यूलैंड थे वो हाइड्रोजन को एलिमेंट ही नहीं मानते थे। पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाइड्रोजन एलिमेंट ना हो, क्योंकि वो हाइड्रोजन भी एक गैस है, गैस एलिमेंट है ही, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने उनको लिया था। पर इसकी जो स्पेस है या प्लेस है हाइड्रोजन की वो सही नहीं है, देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पीरियोडिक टेबल की पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव के द्वारा दी गई पीरियोडिक टेबल, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना बताया हम सबको, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।